हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग ग्रेविटेशन में सेकेंड लेक्चर लेके आ गए हैं। इसके पहले हम लोग ने ग्रेविटेशन का पहला लेक्चर अपलोड किया है चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ मैं अटैच भी कर दूंगा कॉर्नर पे, तो देख लेना। अब तक हम लोग ने ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन किया है और केप्लर्स लॉज पढ़ लिया हमने डिटेल में। केप्लर्स लॉ का प्रूफ भी देख लिया है, सेकेंड लॉ का कैसे हम प्रूव कर सकते हैं और कैसे एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं सेकेंड लॉ को। तो लेक्चर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में केप्लर्स लॉज से रिलेटेड। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यू भी बनता है। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन में उसके आगे का पार्ट है और आज से इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कैसे हम लोग समझ सकते हैं। देखो ये सबने फॉर्मूला बहुत पहले से पढ़ रखा है, तुमको पता ही होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जिसको कंबाइन करके तुमको आ जाता है Gm1m2 by r²। राइट, ये कुछ नई बात नहीं है, तुमको ऑलरेडी पता है। आज हम लोग सीखेंगे कि ये फॉर्मूले पे न्यूटन कैसे पहुंचे, मतलब न्यूटन पहुंचा कैसे, हाउ डिड ही अराइव एट दिस कंक्लूजन कि ऐसा ही होना चाहिए। क्यों नहीं कोई और कंक्लूजन, क्यों नहीं प्रोडक्ट ऑफ मासेस की जगह क्यों नहीं एडिशन ऑफ मासेस हो गया, है ना, क्यों नहीं स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस की जगह पे क्यूब ऑफ द डिस्टेंस हो गया, क्यों ऐसा ही हुआ। तो कोई रीजन रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं कि न्यूटन एक दिन सुबह उठा, एप्पल देखा और बोल दिया कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देयर वाज सम कैलकुलेशन बिहाइंड इट, कुछ कैलकुलेशन था, उसके बेसिस पे हम लोग को समझना है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हुआ। देखो अब ये जो स्टोरी है ना, सबको पता होगा कि न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा तो न्यूटन ने ग्रेविटी का फॉर्मूला वगैरह दिया वगैरह वगैरह, ठीक है। बट न्यूटन के सर पे एप्पल तो गिरा नहीं था, तो न्यूटन ने एक एप्पल को गिरते हुए देखा था। न्यूटन के सर पे एप्पल नहीं गिरा था, न्यूटन ने एक एप्पल को गिरते हुए देखा एंड एक्सेलरेशन जो एप्पल फील कर रहा था या एक्सेलरेशन जिससे एप्पल नीचे गिर रहा था उसको मून के एक्सेलरेशन से कंपेयर किया कि मून का क्या एक्सेलरेशन है। अब देखो हमको मालूम है जो अर्थ और मून का सिस्टम है, देखो सपोज ये अर्थ है अपना और इसके चारों तरफ मून सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहा है, राइट। तो सर्कुलर मोशन तो न्यूटन को आता था ना, न्यूटन ने पूरा मैकेनिक्स दिया था, तो सर्कुलर मोशन न्यूटन को आता था और हमको ये भी पता था कि मून को एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। जो टाइम पीरियड ऑफ मून था ना वो उस टाइम पे कैलकुलेटेड था 27.3 डेज। ठीक है, ये टाइम हमको पता था, हमको मतलब न्यूटन को पता था ये टाइम कि हाँ इतने टाइम में मून एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। और ऑफ कोर्स मून सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा बताओ, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, हमको मालूम है ना ये चीज। और हमको मालूम है कि अगर टाइम पीरियड पता है तो मून का हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ओमेगा होता है 2π/t। समझा नहीं समझा, परेशान हो रहे हो, थोड़ा सर्कुलर मोशन समझ के आओ, मतलब समझ के आओ मतलब थोड़ा सर्कुलर मोशन तुमको पता होना चाहिए जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसको समझने के लिए, वरना तो ये लॉ तो तुमको पता ही है ना। ठीक है, जिसको सर्कुलर मोशन पता है वो ये चीज को समझ जाएगा ठीक से, जिसको नहीं पता है इट्स बेटर कि तुम थोड़ा सर्कुलर मोशन समझ के आओ। लेक्चर्स हैं, अपलोड किया है, मैंने भी अपलोड किया है, कहीं और भी अपलोडेड है, दुनिया भर के लेक्चर्स अपलोडेड है सर्कुलर मोशन पे। तुम खाली सर्कुलर मोशन टाइप करो, तुमको सर्कुलर मोशन मिल जाएगा, या बुक ही उठा के पढ़ लो सर्कुलर मोशन। ठीक है, चाहे जहां से देखो सर्कुलर मोशन थोड़ा आना चाहिए। तो अगर ओमेगा पता है और हमको डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ ये भी चीज पता है, ये अराउंड 33.84 into 10⁸ मीटर्स, ये थी डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द अर्थ। तो ये डिस्टेंस भी हमको पता है, इसका टाइम पीरियड हमको पता है और न्यूटन ने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया जो मून एक्सपीरियंस करता है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है r⍵²। ये भी सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mr⍵²। तो मास से डिवाइड किया एक्सेलरेशन के लिए फोर्स को ना, एक्सेलरेशन क्या होता है फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स क्या है mr⍵² डिवाइड बाय मास किया तो r⍵²। ओमेगा कैसे मिलेगा, ओमेगा मिल जाएगा 2π/t, यानी 2π/t का स्क्वायर कर दो तो 4π² t हमको पता है, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो वगैरह वगैरह, ये सब चीजें की हमने। और मैं एक्सेलरेशन ऑफ मून कैलकुलेट कर लिया हमने, मतलब न्यूटन ने एक्सेलरेशन ऑफ मून कैलकुलेट कर लिया। और हमको एक और चीज पता थी कि जो कोई एप्पल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सरफेस ऑफ अर्थ है और यहाँ कोई एप्पल फॉल करता है, जैसे ये एक ट्री है और इस ट्री से दिल बन गया ट्री की जगह। ठीक है, जैसे ये ट्री से एप्पल गिरता है,
तो ये एप्पल जो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हमको पता था। कैसे पता था? ये बहुत पहले से मेजर किया हुआ था, ये गैलीलियो के टाइम से मेजर किया हुआ था। एक्सेलरेशन ऑन एनी ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो अर्थ की ग्रेविटी में कोई भी चीज गिरता है तो इसी एक्सेलरेशन से गिरता है, ये हमको पता था। देखो न्यूटन ने ग्रेविटी इन्वेंट नहीं की, या न्यूटन ने ग्रेविटी ऐसा नहीं कि पहली बार ग्रेविटी की बात की, मैंने ये पिछले लेक्चर में भी बोला है, नहीं। न्यूटन के पहले भी बहुत लोगों ने ग्रेविटी के ऊपर बात कर ली, जैसे गैलीलियो ने बहुत कुछ बात किया था ग्रेविटी के ऊपर। बस न्यूटन का क्या डिफरेंस था पता है? न्यूटन का सिग्निफिकेंस क्या है? न्यूटन का सिग्निफिकेंस ये है कि न्यूटन ने जो चीजें अर्थ पे हो रही हैं और जो चीजें अर्थ के बाहर हो रही हैं, दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया। ये डिफरेंस था न्यूटन में और बाकी लोगों में। बाकी लोग समझते थे कि जो चीजें अर्थ पे हो रही हैं उनका बाहर से कोई लेना देना नहीं। मतलब न्यूटन ने बोला कि जैसे एप्पल को अर्थ खींच रहा है ना, जिस फोर्स से, जैसे फोर्स से, जिस तरीके के फोर्स से, उसी तरीके के फोर्स से अर्थ मून को भी खींच रहा है, उसी तरीके के फोर्स से सन अर्थ को भी खींच रहा है, उसी तरीके के फोर्स से बाकी सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब बेसिकली न्यूटन ने हेवनली बॉडीज और अर्थली बॉडीज को रिलेट कर दिया। दैट वाज द सिग्निफिकेंस। तब के समय में लोग टैबू मानते थे कि हम लोग अपने अर्थ के बाहर निकल के चीजों को समझने का ट्राई करें, तो उसको हम लोग अगेंस्ट गॉड जाने का बात करते थे कि हाँ तुम भगवान के अगेंस्ट जाके बात कर रहे हो। तो वैसा सब चीजें थी, विचारधाराएं थी, ठीक है वो छोड़ दो, वो जाने दो। द बेसिक आइडिया वाज कि न्यूटन ही टोल्ड कि दोनों जगह पे सेम लॉज चल रहे हैं, दोनों जगह पे सेम लॉज अप्लाई हो रहे हैं, सेम फोर्स काम कर रहा है दोनों जगह पे। तो उसको समझने के लिए न्यूटन ने ये कंपैरिजन किया, और कंपैरिजन करने के बाद व्हाट ही फाउंड आउट वाज कि डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ और डिस्टेंस ऑफ एप्पल फ्रॉम अर्थ, ये दोनों को कंपेयर किया और दोनों का एक्सेलरेशन कंपेयर किया, तो कुछ रेशियो ऐसा मिला। देखो रेशियो मिला, एक्सेलरेशन ऑफ मून टू एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल, दिस वाज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एप्पल का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस ऑफ मून का स्क्वायर। ये रेशियो मिला न्यूटन को। अब ये रेशियो के पीछे का कैलकुलेशन तुमको कहीं भी मिल जाएगा, हम लोग कैलकुलेशन करके यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहीं एग्जाम वगैरह में पूछता भी नहीं है, और पूछने का मतलब उसको याद रख के करोगे क्या, तुम बस बेसिक आइडिया समझो कि देखो न्यूटन के पास ये एक्सेलरेशन था, न्यूटन ने ये वाला एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके निकाला, न्यूटन के पास ये डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस था, तो न्यूटन ने कंपेयर किया इन सबको, तो ये एक रेशियो मिला। और ये रेशियो क्या इंडिकेट कर रहा है? देखो ये रेशियो इंडिकेट कर रहा है कि मून का एक्सेलरेशन मून के डिस्टेंस पे इनवर्स स्क्वायरली डिपेंडेंट है, और एप्पल का एक्सेलरेशन एप्पल के डिस्टेंस पे इनवर्स स्क्वायरली डिपेंडेंट है। तो यहां से न्यूटन ने कंक्लूजन दिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब न्यूटन ने बोला चीजें अर्थ से जितनी दूर जाएंगी, एक्सेलरेशन इनवर्स स्क्वायर ऑफ दैट डिस्टेंस कम होता जाएगा। इसका मतलब है अगर डिस्टेंस डबल कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन जो बॉडी पे लगेगा अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो 4 गुना कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस 3 गुना कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन जो लगेगा वो बोलो 9 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, सो ये इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शन ये सारे कंक्लूजन से मिला था, ये सारे आइडियाज को समझ के मिला था न्यूटन को। एंड ऑफ कोर्स अगर एक्सेलरेशन इनवर्सली डिपेंडेंट है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, तो यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर्स भी इनवर्सली डिपेंडेंट है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। ठीक है, तो ये जो कंक्लूजन है ये न्यूटन को ये कंपैरिजन से मिला था। और फोर्स वाला पार्ट तो न्यूटन ने ऑफ कोर्स ऑब्जर्व करके ही निकाला था, और फोर्स वाला पार्ट बहुत पहले से भी ऑब्जर्व था। जैसे फॉर एग्जांपल दो चीजों को देखा गया, जैसे ये जो फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने कंपेयर किया कि कोई एक छोटा ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर और एक टेबल, दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि मार्कर का मास और अर्थ का मास का जो प्रोडक्ट होगा वो टेबल के मास और अर्थ के मास के प्रोडक्ट से कम होगा। तो दिखाई पड़ा कि टेबल पे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, सिंपल एज दैट। अरे ये मार्कर को उठाओ और ये टेबल को उठाओ, किसको उठाना इजी है? मार्कर को उठाना इजी है ना। टेबल को उठाना क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि टेबल पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। समझ में ये बात? टेबल पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो मास ज्यादा होने से फोर्स ज्यादा होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि फोर्स प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंडेंट है। ओके, समझ में आई ये बात? तो अभी ये बेसिक आइडिया था न्यूटन का, जिसके बेसिस पे न्यूटन ने ये दोनों कंक्लूजन्स दिए, और इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन चालू हो गया। तो ये तो तुमको पता ही था, ये एक नया इंफॉर्मेशन था, तो इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, या इसमें से जो तुमको काम का लग रहा है वो नोट डाउन कर लो। चलो पॉज करके कर लेना, हम आगे बढ़ते हैं।
हम बात करेंगे अब लॉ का। स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फॉर्मेलिटी है, तुमको ऑलरेडी पता है स्टेटमेंट, बट 11th स्टैंडर्ड में भी तुमको क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए मैं लिखा दे रहा हूं। देखो चलो, स्टेटमेंट सबको तो पता ही होगा ना। स्टेटमेंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज क्या, बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। देखो स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसका। स्टेटमेंट सेज दैट द फोर्स ऑफ attraction between two masses is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between the masses। ठीक है, इतना बड़ा स्टेटमेंट। So force is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to square of the distance। यानी हमको कंक्लूजन क्या मिलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी प्रोपोर्शनलिटी कंबाइन करेंगे तो हमको मिलेगा m1 m2 by r स्क्वायर, और यहां से ये प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो हमको मिलता है मोस्ट अवेटेड, बोलो ड्रम रोल के साथ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज कैपिटल G। तो ये फाइनल तुम्हारा फोर्स का फॉर्मूला है, जहां पे G क्या है, G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, इसकी वैल्यू होती है, क्या होती है वैल्यू, बोलो, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये वैल्यू सब लोगों ने देख रखी है पहले से। यूनिट बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जी का फॉर्मूला भी निकाल लो, यहाँ से क्या आ जाएगा फॉर्मूला, FR स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो यहीं से यूनिट मैंने बना दी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जी का फॉर्मूला है, ये याद रखना। और इसके डायमेंशंस भी निकाल लो। डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, देखो जी के डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको कहीं भी दिख सकता है क्वेश्चन में, एमसीक्यू में दिख सकता है या 1 मार्क में दिख सकता है, कहीं भी। जी के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, बोलो। न्यूटन के डायमेंशंस क्या होते हैं, L1 m1 t-2, मीटर स्क्वायर के डायमेंशंस L2 अपॉन किलोग्राम स्क्वायर के डायमेंशंस m2। ठीक है, ऑलराइट। देखो क्या आएगा, ये L1 ये L2 कितना हो गया, L3। सो फाइनल वी आर गेटिंग L3। m1 है और तो कोई m1 नहीं, इधर m2 है, m2 ऊपर आएगा तो -2, -2 + 1 -1। सो L3 m-1, t कितना है, -2। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस हो गए, तो ये याद रखना है तुमको। याद रखना मतलब कैसे निकालना है, ये अगर आ गया तो कोई याद रखने का जरूरत ही नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। और क्या, और तुमको अगर जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कभी कभी पूछ देता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये अच्छा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा समझो। ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होता है, मालूम है ना। जैसे ये पेन, ये मार्कर को पूरा अर्थ का ग्रेविटी खींच रहा है, बट मैं देखो इसको आराम से उठा सकता हूँ, यहाँ वहां कर सकता हूँ, इनफैक्ट इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर फेंक भी सकता हूँ। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ना, बहुत वीक होता है। और वीक इसलिए होता है क्योंकि ये G मल्टीप्लाइड है। अगर सपोज मैं देखो फोर्स का वैल्यू एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज जैसे मैं मासेस का वैल्यू ले लेता हूँ, m1 = 100 kg एंड m2 = 100 kg। ठीक है, चलो 100 kg के दो मासेस ले लेते हैं और उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। देखो कितना आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक आएगा।
जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कैलकुलेट करते हैं फोर्स का फॉर्मूला Gm1m2, तो G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11। डिस्टेंस तो हम लोग भूल ही गए ना, चलो डिस्टेंस ले लेते हैं 1 मीटर का, फाइन, इंटू m1 कितना है 100 यानी 10 पावर 2, और एक 100 यानी 10 पावर 2 यानी 10 पावर 4 अपॉन डिस्टेंस 1 मीटर है तो 1 हो गया, यानी देखो फोर्स कितना आ रहा है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन, दिखाई पड़ा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना वीक है, मतलब 100 केजी के दो ऑब्जेक्ट्स भी हैं तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में -7 के मैग्नीट्यूड का है, तो ये बहुत ही वीक ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। जैसे 100 केजी के दो ऑब्जेक्ट्स तुम रखो तो तुमको दिखाई भी नहीं पड़ेगा उनके बीच में फोर्स। ओके, सो दिस इज हाउ ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स सो वीक, इट्स बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये एक फंडामेंटल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, मतलब कहीं पे भी जाओगे नेचर में, चाहे यहाँ हो, चाहे सन पे हो, चाहे मार्स में हो, चाहे जहां पे हो, इट्स यूनिवर्सल एवरीवेयर, तो इसका वैल्यू जो है कभी चेंज नहीं होता है और किसी को पता भी नहीं है, नोबडी नोज व्हाई दिस वैल्यू इज दिस मच। इनफैक्ट कोई भी फंडामेंटल कांस्टेंट का वैल्यू इतना ही क्यों है ये किसी को नहीं पता। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास इतना ही क्यों है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना ही क्यों है, वी डोंट नो दैट, वी जस्ट नो इट इज दैट मच। तो यही बेसिक वो है, तो इसके वजह से ग्रेविटी इतना वीक है। ओके फाइन, तो ये ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में हम लोग ने सब कुछ डिस्कस कर लिया, और ये देखना ध्यान से ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड का बात हुआ है अब तक हम लोग ने ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन का कोई बात नहीं किया है, तो डायरेक्शन पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले ये लिख लो, फिर हम वेक्टर फॉर्म में जाते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। ये नोट डाउन करो, चलो ओके चलो नोट डाउन कर लिया था। देखो ये जो हमने फोर्स निकाला है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अगर सपोज ये फोर्स मुझे किसी ऑब्जेक्ट के लिए निकालना है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो सरफेस ऑफ अर्थ के आसपास है, मतलब जैसे ये मार्कर अर्थ के सरफेस के पास है ना, तो फॉर एनी ऑब्जेक्ट, सरफेस के पास बोलो या अर्थ पे बोलो, सो फॉर एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे है तो उसके लिए ये फोर्स का फॉर्मूला कैसा दिखेगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज मैं इस पेन का मास या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका मास स्मॉल m ले लेता हूं, सो लेट स्मॉल m बी मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कैपिटल M बी मास ऑफ अर्थ। तो ध्यान रखना यहां से ये चीज स्टार्ट हो रही है, कैपिटल M तुमको जहां भी दिखा उसका मतलब होगा मास ऑफ अर्थ, ये चीज फिक्स है, ठीक है। और एक और नोटेशन फिक्स रखो, कैपिटल R फिक्स है विच इज एज रेडियस ऑफ अर्थ। देखो ना ये पेन का अर्थ से डिस्टेंस कितना होगा, अर्थ के रेडियस के इक्वल। और एक बात ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये एक ऑब्जेक्ट ये एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है सपोज r है, तो ये डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लिया जाता है। ये हमने ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है बोल के ही केपलर सेकंड लॉ प्रूव किया है। तो ये बात याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, यानी बॉडी के हमेशा सेंटर पे लगता है, ये हमेशा बॉडी के सेंटर ऑफ मास के अलोंग एक्ट करेगा, ये बात याद रखो। तो इसलिए डिस्टेंस हमेशा सेंटर से ही लेते हैं। तो ये पेन का डिस्टेंस अर्थ से कितना है, अर्थ से डिस्टेंस का मतलब है अर्थ के सेंटर से कितना डिस्टेंस है, तो अर्थ के सेंटर से उतना ही डिस्टेंस होगा जितना रेडियस ऑफ अर्थ होगा, क्योंकि ये पेन तो सरफेस पे ही है ना अर्थ के, तो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगा। सो देयरफॉर द फॉर्मूला फॉर फोर्स विल बी इक्वल टू G m बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला किसी भी ऑब्जेक्ट विच इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ उसके लिए एप्लीकेबल है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सरफेस ऑफ अर्थ पे है उसके लिए ये चीज लगेगा। तो ये बात ध्यान रखना, ये फॉर्मूला हम लोग बार बार यूज करेंगे जो भी ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे है उसके लिए। हाँ कोई दूसरा प्लैनेट पे गए हम लोग, जैसे ये m का बात कर रहा हूँ मैं, m अपने अर्थ का मास है ना, तो कोई दूसरे प्लैनेट पे गए तो वहां पे हम सफिक्स यूज करेंगे। जैसे हम लोग मास ऑफ मार्स लिखना है मुझे, तो मास ऑफ मार्स के लिए मैं ऐसे यूज करूंगा, मास ऑफ जुपिटर लिखना है तो मैं मास ऑफ जुपिटर के लिए ऐसे, ये सब चीजें हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। प्लैनेट का मास, एक बात याद रखो, प्लैनेट का मास कैपिटल लेटर्स से, प्लैनेट का रेडियस कैपिटल लेटर्स से, बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मास, उनका रेडियस, उनका डिस्टेंस, ये सब हम लोग स्मॉल लेटर्स से यूज करेंगे, ठीक है।
तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हो गया सरफेस ऑफ अर्थ के लिए। ओके, अब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज देखो, ये तो हम लोग ने देख लिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना वीक क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस जी, ये जी के प्रेजेंस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स काफी वीक होता है। और एक रैंडम क्वेश्चन जैसे उठता है, सपोज हम लोग बात करें कि जैसे एक ये जो पेन है इस पे ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है, राइट? इस पे ग्रेविटी यानी अर्थ का ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है, तो ऑफ कोर्स न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये पेन भी तो अर्थ पे फोर्स लगा रहा है ना। तो ये बात ध्यान रखना दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज म्यूचुअल। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज म्यूचुअल। ये हमेशा म्यूचुअल होता है, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो। अरे दो चार्जेस हैं, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये भी तो इसको उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा ना, बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये चीज याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स म्यूचुअल होता है। मतलब जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, इस पे कोई एक m2 डिस्टेंस से कोई एक m2 मास का ऑब्जेक्ट r डिस्टेंस से फोर्स लगा रहा है, तो जितना फोर्स m1, इसको मैं बोलता हूं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, जितना फोर्स 2 पे 1 लगाएगा उतना ही फोर्स 1 पे 2 भी लगाएगा। ये बात याद रखना, F12 इज सेम एज F21। ये बात हम लोग वैल्यू वाइज बोल रहे हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन, ऑपोजिट है ये हम लोग प्रूव कर लेंगे, ठीक है, फाइन। तो ये म्यूचुअल रिएक्शन है। अब ये म्यूचुअल है यानी ये पेन के केस में भी होगा, अर्थ इस पेन को खींच रहा है तो ये पेन भी अर्थ को खींच रहा है, तो छोड़ने पे ये पेन अर्थ की तरफ जाता है, अर्थ पेन की तरफ नहीं आता है। बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है, यू अंडरस्टैंड दिस राइट? बट क्यों ऐसा होता है, व्हाई इट हैपेंस? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस रीजन। देखो, फोर्स दोनों के लिए सेम है बट एक्सेलरेशन दोनों के लिए अलग है। अगर हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालें तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, राइट? तो अगर इस पेन का मास देखो तो फोर्स डिवाइडेड बाय इस पेन का मास, ये पेन का मास बहुत छोटा है तो इस पे एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा। Whereas अर्थ का मास इस इक्वेशन में डालोगे तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट जीरो आएगा। तो इसलिए अर्थ नहीं मूव करता है, इसलिए ये पेन मूव करता है। बट जब हम लोग बाकी हेवनली बॉडीज के केस में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दो स्टार्स हैं, अब दो स्टार्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो दोनों स्टार्स एक दूसरे पे म्यूचुअल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे। बाइनरी स्टार्स का जो सिस्टम होता है वो एक दूसरे पे म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उन पे एक्सेलरेशन दोनों पे दिखाई पड़ता है। तो जहां मासेस कंपैरिजन में आ जाते हैं ना, वहां पे दोनों में इक्वल एक्सेलरेशन दिखाई पड़ता है। जैसे यूजुअली हम लोग देखो, ये एक है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, तुमको पता होना चाहिए। जुपिटर जो है बहुत हेवी प्लैनेट है ना, तुमको मालूम है कि नहीं? जुपिटर का मास जो है वो बाकी सारे प्लैनेट्स के मास को ऐड करके डबल भी कर दोगे ना तो भी जुपिटर का मास ज्यादा है। तो जुपिटर सबसे हेवीएस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम में। तो जुपिटर और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है ना, उसमें जुपिटर का भी इफेक्ट तुमको सन पे देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ये होता भी है। तो जुपिटर सन के अराउंड नहीं घूम रहा है, जुपिटर और सन म्यूचुअल ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, तुम थोड़ा इसके बारे में देखना तो तुमको अच्छा लगेगा पढ़ के। बट ये चीज याद रखो, एक्सेलरेशन इनवर्सली डिपेंडेंट टू मास होता है, इसलिए दोनों पे फोर्स सेम है बट एक पे एक्सेलरेशन ज्यादा है, एक पे एक्सेलरेशन कम है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। चलो अब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म कर लेते हैं, या यूनिवर्सल लॉ इन वेक्टर फॉर्म कर लेते हैं। ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो अब हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म देखते हैं। वेक्टर फॉर्म में हमको यही शो करना होता है कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल और ऑपोजिट हैं। मतलब दोनों फोर्सेस का जो वेक्टर है, ये वेक्टर ये इक्वल और ऑपोजिट है, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। इसका वेक्टर फॉर्म देखने जा रहे हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास है m1, इसके सेंटर से एक और बॉडी है m2 जो r डिस्टेंस दूर पे है, ये डिस्टेंस r हो गया, ठीक है। अब देखो
ये वाले बॉडी पे, ये वाला बॉडी एक फोर्स लगाएगा, m1 m2 पे एक फोर्स लगाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। और m2 m1 पे एक फोर्स लगाएगा विच इज F1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। हमको यही शो करना है वेक्टोरिकली कि दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट। देखने में तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि ऑपोजिट हैं, तो समझ लेते हैं जरा। 2 पे 1 जो फोर्स लगा रहा है उसको मैं लिखना चाहूं तो वो हो जाएगा F21। सो F21 ये फोर्स कैसे लिखेंगे, कोई भी क्वांटिटी वेक्टर में हम लोग कैसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे होता है, देखो जैसे ये चीज मैंने बताया तुमको, A वेक्टर इज रिटन एज उसका मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर। ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को। तो वैसे ही इसको कैसे लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा G m1 m2 by r²। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो फोर्स है इसके डायरेक्शन में एक हमको यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा जरा देखो, यूनिट वेक्टर अगर हम लोग लें तो यूनिट वेक्टर मेरे को लेना पड़ेगा यहां से यहां जाने वाला यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये फोर्स भी यहां से यहां जा रहा है ना। ये फोर्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। F21 का डायरेक्शन यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसका डायरेक्शन इधर है ना m1 की तरफ। तो m2 से m1 की तरफ जाने वाला एक यूनिट वेक्टर लेते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे r21 कैप। r21 कैप मतलब सेकंड, या चलो इसको हम लोग r12 कैप ले लेते हैं, r12 कैप यानी 1 का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू 2। ये 2 के कंपैरिजन में 1 कहाँ पे है, 1 का पोजीशन कहाँ पे, तो पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसको हम लोग एक पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं या यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे r12 कैप, ठीक है। सिमिलरली F12, देखो ये कौन सा फोर्स है, ध्यान रखना, दिस इज फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1। ये M2 का फोर्स है M1 पे, सॉरी M1 का फोर्स है M2 पे, मतलब M2 पे जो फोर्स M1 लगा रहा है, ये है 2 का फोर्स 1 पे, या 1 पे जो 2 का फोर्स है। एक ही बात है, घूम घूम के बोल रहे हैं, परेशान हो जाओगे सुन सुन के, ठीक है। देखो ये इसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, G m1 m2 by r²। बस इसके लिए जो वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर, वो इस बार यहां से यहां जाएगा, यानी ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे r21 कैप। समझ में आया, ये सिंपल है, r21 कैप, ठीक है। चलो बस अब क्लियरली एक चीज देखो दिखाई पड़ रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट ये दोनों यूनिट वेक्टर्स तो ऑपोजिट है ना, r12 r21। तो अगर मैं इसकी जगह पे r21 की जगह पे इसको लिख दूं, दिस इज फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, फाइन। सो देयरफॉर अगर मैं F12 को और एक तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो देखो मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा G m1 m2 by r²। r21 की जगह मैं r12 अगर लूं तो मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, r12 कैप। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स ऑपोजिट है ना, r12 कैप इज इक्वल टू माइनस r21 कैप। ये तो मुझे दिखाई पड़ रहा है। सो देयरफॉर वी कैन राइट F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। देखो ध्यान से, ये क्या बन गया, G m1 m2 by r² r12 कैप, ये F21 वेक्टर है ना, उसके आगे माइनस साइन। तो ये ग्रेविटेशनल लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में ये ग्रेविटेशनल लॉ होता है। यहां से एक चीज तुमको समझनी है, देखो क्या चीज तुमको समझनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज मैं सरफेस ऑफ अर्थ के लिए कंसीडर करता हूँ, जैसे ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ का सेंटर है यहाँ कहीं, जैसे से ये अर्थ का सेंटर है और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन विच इज m, इसका पोजीशन सेंटर से कुछ ये वेक्टर से मिलेगा r वेक्टर, इसको मैं बोल देता हूँ r वेक्टर। बट इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स होगा वो सेंटर की तरफ होगा, बोलो हाँ या ना। इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स होगा वो तो टुवर्ड सेंटर होगा ना, अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ खींचेगी। बट इसका जो पोजीशन है अर्थ से वो अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। तो अगर मैं ये फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखूं, दिस फोर्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा G m बाई r², या अगर मैं रेडियस ऑफ अर्थ ले लेता हूं तो रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इनटू, अगर मैं r कैप डाल रहा हूं तो ध्यान दो ये r कैप का नेगेटिव होगा,
माइनस आर कैप। बोलने का मीनिंग ये है कि जो आर वेक्टर होता है या पोजीशन वेक्टर होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होता है। मतलब अगर इस पेन का पोजीशन में सेंटर से देखूं तो ये ऐसा एक वेक्टर आ रहा होगा ना इसके पोजीशन के लिए, बट जो फोर्स है वो यहां से नीचे जा रहा होगा टुवर्ड्स सेंटर। फोर्स तो इसको सेंटर की तरफ खींच रहा है, तो पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर दोनों ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। तो अगर अर्थ के लिए कंसीडर करोगे, अर्थ का पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में, तो इसके रेस्पेक्ट में अर्थ का पोजीशन वेक्टर ऐसे नीचे जाएगा और अर्थ के ऊपर जो ये फोर्स लगा रहा होगा वो इसकी तरफ आएगा। तो बेसिकली फोर्स और पोजीशन वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन होते हैं। इसका थोड़ा सा हम लोग यूज करेंगे आगे चल के, बस फिलहाल तुमको ये पता होना चाहिए वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब दो बॉडीज हैं, उनके बीच में डिस्टेंस r है, तो हमेशा फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो ना, ये इससे भी समझ में आ रहा है, F12 कैप माइनस R12 कैप के इक्वल है। R12 कैप क्या है? देखो R12 कैप 1 का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू 2 है, इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन इधर है ना, तो R12 यानी ये वेक्टर है, बट जो फोर्स ये लगा रहा है इस पे वो तो इसकी तरफ आ रहा है ना, तो F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 is minus or basically opposite in direction with the position vector of 1 with respect to 2। यानी 1 का जो पोजीशन है with respect to 2 उसके ऑपोजिट में फोर्स है 1 पे ड्यू टू 2। ओके, ठीक है, ये यहां तक भी लिख दोगे तो तुम्हारा वेक्टर फॉर्म सही हो गया, नो प्रॉब्लम। बट वेक्टर फॉर्म में बस एक चीज याद रखो कि जो फोर्स होता है वो पोजीशन वेक्टर के ऑपोजिट होता है, बस ये चीज याद रखो। जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स वो ऑब्जेक्ट के पोजीशन वेक्टर के ऑपोजिट होता है, मतलब जहां ऑब्जेक्ट का पोजीशन है उसके ऑपोजिट में उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है, बस इतनी सी बात। ऑलराइट, ठीक है, ये समझ गया। एक छोटा सा चीज है विच इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर मेरे पास जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालूंगा? तो उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी वेक्टर एडिशन करेंगे और कुछ नहीं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है वेक्टर एडिशन, रिजल्टेंट इज गिवन बाय वेक्टर एडिशन, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तुमको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ाया है, हर जगह लगता है जहां पे भी वेक्टर फॉर्म में आता है ना, जो भी चीज, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था वेक्टर फॉर्म में तो उसका भी हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई किया था। जहां पे भी वेक्टर क्वांटिटी आ गया वहां प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आ गया, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मोर देन 2 मासेस, अगर मेरे पास 2 से ज्यादा मासेस हैं तब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा? देखो कंसीडर कर लेते हैं, एक मास है m1, एक मास है m2, एक मास है m3, एक मास है m4, ऐसे करके मेरे पास n मासेस हैं, ठीक है, mn। मुझे 1 पे इन सब की वजह से फोर्स निकालना है, ध्यान से सुनो, 1 पे इन सब की वजह से फोर्स निकालना है, या बोल सकते हो 2 पे इन सब की वजह से फोर्स निकालना है। देखो एक टाइम पे एक ही मास पे फोर्स निकाल सकते हो ना, एक टाइम पे सब पे थोड़ी फोर्स निकाल सकते हो। सब पे फोर्स निकालना है तो वेक्टर एडिशन सबका एक साथ लिखना पड़ेगा। हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट का लिखते हैं, जैसे देखो 1 का पोजीशन या 1 का विद रिस्पेक्ट टू ये जो डिस्टेंस है इसको मैं लिखता हूँ, ध्यान दो, दिस इज, इसको मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं लिखता हूँ डिस्टेंस ऑफ या पोजीशन वेक्टर या पोजीशन ऑफ, इसको मैं 1 से 4 का डिस्टेंस लिख देता हूँ r14, ये r12, ये r13 और ये r1n, ठीक है, ऐसे मेरे पास n वेक्टर्स हैं। अगर मुझे सबका डिस्टेंस चाहिए या इन सारे फोर्सेस का वैल्यू चाहिए, कितने हो गए? 1 2 3 4 n, ठीक है, n है। तो मुझे अगर नेट फोर्स ऑन 1 चाहिए, F1 नेट अगर मुझे चाहिए, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 अप टू कितने मासेस है? n, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। समझ में आई ये बात? ये सुन लो, सारे फोर्सेस का वेक्टर एडिशन ही तो होगा।
देखो इस पे एक फोर्स यहाँ जाएगा, एक फोर्स यहाँ जाएगा, एक फोर्स यहाँ, एक फोर्स यहाँ, ऐसे करके अगर मैं 1 पे सारे फोर्सेस दिखाना चाहूँ, ये m1 है मेरा, तो एक फोर्स यहाँ जाएगा लाइक दिस, ये सुनो, एक फोर्स यहाँ जाएगा, एक फोर्स यहाँ जाएगा, एक फोर्स यहाँ जाएगा, ये सारे फोर्सेस का वेक्टर सम लेना है मेरे को। तो वेक्टर सम ये तो कर रहा हूँ, ऐसे n फोर्सेस है, तो सबको सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो क्या मिलेगा, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा g m1 m2 बाई डिस्टेंस क्या है r12 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ r12 कैप डाल दो प्लस g 13 ना, तो m1 m3 अपॉन r13 स्क्वायर r13 कैप। देखो वेक्टर है ना, तो वेक्टर में हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखते हुए चल रहे हैं। ऐसे करके मेरे पास कितने हैं n, तो g m1 mn अपॉन r1n का स्क्वायर r1n कैप। कॉमन क्या क्या हो जा रहा है, आई थिंक कॉमन g m1 हो जाएगा, तो हम लोग g m1, या ठीक है डायरेक्ट समेशन ही डाल देते हैं। तो देखो समेशन क्या आएगा, समेशन g mi या m1 mi अपॉन r1i स्क्वायर r1i क्या, समझा। ये फोर्स ऑन वन नेट है, और इसमें i देखो कहां से कहां जा रहा है, i गोइंग फ्रॉम 2 टू n, i का वैल्यू 1 नहीं है ना, समझा। तो अगर मुझे जनरल किसी भी रैंडम मास पे फोर्स चाहिए, जैसे ये मैंने सिर्फ 1 के लिए बनाया ना, देखो 1 की जगह सब डालते जाओ, सॉरी i की जगह सब डालते जाओ, i की जगह 2 डालोगे तो देखो यहाँ क्या मिल जाएगा, m1 m2 r12 स्क्वायर r12 क्या, यानी पहला वाला टर्म, प्लस i की जगह 3 डालो, i की जगह 3 डालोगे तो m1 m3 अपॉन r13 स्क्वायर r13 क्या, ये वाला मिल जाएगा। ऐसे करके n डालते जाओगे तुमको सारे मासेस की वजह से 1 पे फोर्स मिल जाएगा। तो अगर मुझे किसी भी रैंडम मास पे फोर्स चाहिए टोटल, सो फोर्स ऑन ith मास Fi नेट अगर मुझे निकालना है, देखो ध्यान से, तो इसके लिए मैं जनरल फॉर्मूला बनाता हूं, समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 एंड j गोइंग फ्रॉम 1 एंड i नॉट इक्वल टू j, दे ऑल गोइंग फ्रॉम 1 टू n, ठीक है। ये समेशन का मेरा लिमिट्स हो गया। अब इसमें क्या आएगा, देखो इसमें ध्यान से देखो, आएगा g mi mj अपॉन rij होल स्क्वायर rij क्या, ये आ गया नेट फोर्स का फॉर्मूला किसी भी रैंडम फोर्स पे, सॉरी किसी भी रैंडम मास पे, किसी भी रैंडम मास जिसका नोटेशन 1 है, सॉरी i है, जैसे m1 पे निकालना है तो i की जगह 1 डाल दो, i की जगह 1 डाल दोगे तो j i के इक्वल नहीं हो सकता है, तो मतलब j कितना हो जाएगा 2 से लेके n तक, तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा, समझा। देखो i की जगह 1 2 3 4 कुछ भी डालो, i का वैल्यू 1 2 3 4 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है। तो अगर तुमको फर्स्ट वाले पे फोर्स निकालना है, यानी i की जगह 1 डाल दो, तो F1 नेट कितना हो जाएगा, i की जगह 1 यानी सब जगह 1, i की जगह तो 1, और बाकी j की जगह 1 नहीं डाल सकते तुम, क्यों, क्योंकि i और j सेम नहीं हो सकते, तो j की जगह 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा। अब अगर फोर्स ऑन 2 निकालना है तुमको, तो i की जगह 2 डालो, 2 डालोगे तो क्या आएगा, देखो i का वैल्यू 2 से n तक, सॉरी i का वैल्यू 2 हो गया, j का वैल्यू 1 से n तक कुछ भी होगा, बट j का वैल्यू 2 नहीं होगा, क्योंकि j i के इक्वल नहीं हो सकता है, समझ में आ रही बात। तो j जब i के इक्वल नहीं हो सकता है तो j का वैल्यू 2 हो जाएगा, सॉरी j का वैल्यू 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6 एंड सो ऑन n तक। तो क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा m2 m1 अपॉन 2 1 स्क्वायर 2 1 कैप, फिर m2 3 2 3 स्क्वायर 2 3 कैप, ऐसे करके n तक मिलता जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला है किसी भी रैंडम फोर्स पे, सॉरी किसी भी रैंडम मास पे फोर्स निकालने का। नहीं समझा तो परेशान मत हो, यहां तक समझना तुमको जरूरी है कि किसी एक बॉडी पे अगर टोटल फोर्स निकालना है तो वेक्टर सम करना पड़ता है, बस इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये जो वेक्टर सम हमने लिखा है ना, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ
सुपरपोजिशन। ओके, नेट जो होता है वो वेक्टर सम से मिलता है, बाकी तो ठीक है। थोड़ा वेक्टर नोटेशन अच्छे से कर लो, थोड़ा वेक्टर्स को अच्छे से समझ लो तो समझ में आएगा, क्योंकि ये सब चीजें है ना वेक्टर्स से बार बार यूज हो रही हैं। वेक्टर्स तुमको नहीं समझा है ना अगर, तो अच्छे से देखो और अच्छे से देखो और अच्छे से पढ़ो। लेक्चर्स देखो, मैंने भी डाले हैं, बाकी लोगों ने भी डाले हैं, कहीं से भी पढ़ो, बट वेक्टर्स को अच्छे से समझो। बिना वेक्टर्स समझे ये सब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो परेशान मत हो, इतना कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं, बस वेक्टर्स समझ लिया तो ये सिंपल है। बाकी ये सब तो नोटेशन में कंफ्यूज मत हो यार, बेसिक नोटेशन है, नहीं आया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। एग्जाम में इतना परेशान होने वाला क्वेश्चंस नहीं आएगा। ये तो एक्सट्रीम केसेस में बता रहा हूँ कि हाँ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं, तो इतना आएगा ही ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, विल स्टॉप हियर फॉर द डे, इतना बस करते हैं। अब इसके बाद से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो, कुछ डाउट रहेगा तो मुझे बताना कमेंट्स में, समझा है लेक्चर तो भी मुझे बताओ कमेंट्स में। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।